Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन फोर्स ये टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम फ्रिक्शन के टाइप पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की कंसेप्ट पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के टाइप पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में आपको फ्रिक्शनल फोर्स के हमारे 2 लेक्चर हमें बनाने पड़ेंगे। इसमें आज हम फ्रिक्शनल फोर्स के 2 टॉपिक स्टडी करेंगे। जो थर्ड टॉपिक है वो हम इसके अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अभी आपके मन में अगर कोई रैंडम थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन थॉट्स को अभी थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और बेटा अपना पूरा फोकस जो है तुम्हें अभी अपने बोर्ड पे रखना है। तो टॉपिक का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलो शुरू करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, पहले आपकी फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। एक बार आपका फ्रिक्शनल फोर्स के रिलेटेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया तब आप फ्रिक्शनल फोर्स इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसकी कंसेप्ट को पढ़ो। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद में आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। ठीक है, और रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। माइंड रिलैक्स रह के हमें फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलो फ्रिक्शनल फोर्स का बेसिक आइडिया देखते हैं। मान लो अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसे कहते हैं अपन ब्लॉक ए और ये दूसरा ब्लॉक है बी। ठीक है, तो ये अपना ब्लॉक ए हो गया, ये दूसरा ब्लॉक बी हो गया। अभी ए और बी ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो है ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जब ये 2 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब उस केस में ब्लॉक ए के जो मॉलिक्यूल्स है और जो ब्लॉक बी के जो मॉलिक्यूल्स है ये भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स है ए के और बी के जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इनके कांटेक्ट की वजह से इनके माइक्रो पार्टिकल्स में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है या फिर इंड्यूस होता है। मतलब इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स है ए के और बी के जो माइक्रो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे में ऐसे वो फंस चुके हैं। तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो चुका है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को थोड़े बहुत चिपक चुके हैं। आई होप आपको अभी कंसेप्ट जरा 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 पकड़ में आ रही है। ये अपना ए ब्लॉक है, ये अपना बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से इनके जो स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। तो उसकी वजह से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जनरेट हो चुका है। तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजह से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक दूसरे के अंदर ऐसे थोड़े बहुत फंस चुके हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक दूसरे के ऊपर बैलेंस से एक दूसरे के ऊपर बैठ चुके हैं। तो अगर तुम बी को तुम्हें अगर आगे पुश करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर जो पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हुआ है उसे तुम्हें अपोज करने के बाद ही तुम बी को मूव कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें बी को ए से अलग करना है तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी के अंदर एक फोर्स जनरेट हो चुका है जिसकी वजह से ए और बी एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं। तो जो फोर्स इन 2 ब्लॉक्स का रिलेटिव मोशन अपोज करता है उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो आई होप आपका अभी फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। पहली बात तो ये एक कांटेक्ट फोर्स है। उसके बाद ये क्या करता है, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन। ये अपनी सिंपल सी डेफिनेशन है अपने फ्रिक्शन फोर्स की। आई होप तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो या 2 ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव मोशन है उसे अपोज करता है। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं सरफेस पे खड़ा हूं, इसका मतलब क्या, मेरे पैर जो है, तो ये जमीन, ये अपनी अर्थ का जो सरफेस है और मेरे पैर का जो सरफेस है ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है।
तो मेरे पैर के माइक्रो पार्टिकल्स और इस सरफेस के माइक्रो पार्टिकल्स एक दूसरे में ऐसे चिपक चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे फ्रिक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ग्रिप मिल रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो स्टूल है, ये अपने टेबल है, ये अपने चेयर है, ये जो सब है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से खड़े हैं। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब उनमें एक फोर्स जनरेट होता है, इसे हम कहते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स। तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज काइनेटिक फ्रिक्शन, second is a static friction, static friction, just a TIC, okay, static friction, and third one is a rolling friction। तो इनका तुम्हें पहले मीनिंग समझाता हूँ और उसके बाद ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग मोशन क्या है, तुम्हें पहले इसका मीनिंग समझो, उसके बाद अपन काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में बेटा हमें सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन देखना है, इसके अगले लेक्चर में हमें रोलिंग मोशन देखना है। ठीक है, रोलिंग मोशन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। रोलिंग मोशन तो हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना है हमें, इसके बाद हम रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको पहले कायदे से पढ़ोगे और उसके बाद इसका मेन कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, तुम ऐसे चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ऐसे मतलब चुटकी में क्या, तुम देखते ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। तुम कहोगे कि सर ये बहुत इतना बोगस प्रॉब्लम हमें क्यों एग्जाम में आया, इससे थोड़ा सा हार्ड आना चाहिए था। ठीक है, इतना सिंपल कंसेप्ट है, तुम आराम से और आसानी से फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो पहले देखो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। मान लो एक ट्रक है और इस ट्रक को एक आदमी रस्सी लेके खींच रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रक है और उस ट्रक को एक आदमी जो है रस्सी लेके खींच रहा है। तो क्या वो आदमी, एक अकेला आदमी एक ट्रक को खींच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो मतलब 50 किलो का आदमी रहेगा, वो ट्रक को कैसे अकेला कैसे खींच सकेगा। बट उसने क्या किया बेटा, उसने ट्रक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। आराम से कंसेप्ट पढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना हमें। ठीक है, एक ट्रक है जो बहुत बड़ा है, एक 50 किलो का 50 किलो का आदमी है, वो क्या कर रहा है, बेचारा थोड़ा सा सनकी होगा, पागल होगा, उसने क्या किया, उसको रस्सी बांधी और अभी वो उसको खींच रहा है। तो तुम अगर देखोगे, सोचोगे, तो क्या वो आदमी उस ट्रक को खींच पाएगा? ठीक है, वो एक ड्रिंक है, वो कहते हैं डर के आगे जीत है, तो वो अगर वो ड्रिंक पी के भी क्या उसे खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। उसने वो ड्रिंक भी पिया या फिर कोई दूसरा ड्रिंक भी पिया तो वो उसे खींच नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि वो खींच रहा है, मतलब ड्रिंक पीने के बाद, बट वो उसे खींच नहीं पाएगा। तो क्या उस आदमी ने उस ट्रक पे फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो उसका फोर्स कहाँ गया? ठीक है, मैं आपको देखो आराम से समझाता हूँ। एक ट्रक है, एक आदमी उस ट्रक को खींच रहा है, तो एक आदमी ट्रक को नहीं खींच सकता, बट उस आदमी ने ट्रक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो उसके फोर्स का उस ट्रक पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो उसने अप्लाई किया हुआ फोर्स गया था। ठीक है, अभी देखो, तो उसने अप्लाई किया हुआ फोर्स जो फ्रिक्शन है उसी ने खा लिया, क्योंकि एक ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह तक लेने के लिए एक पर्सन इसेंशियल नहीं है, उसको कम से कम 10% इसेंशियल लगेंगे। मतलब क्या, उस ट्रक के टायर में और सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स है, और उसे अगर तुम्हें मोशन में लाना है तो पहले तुम्हें उस फ्रिक्शन को अपोज करना पड़ेगा, तो उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू रहेगी। मतलब उसे खींचने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, तभी वो खींच सकेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन था, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था। मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसे किसी फ्रिक्शन ने अपोज किया है। तो जो फ्रिक्शन रेस्ट में रहकर अगले फोर्स को अपोज करता है उसे हम कहते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब ट्रक खड़ा था, ट्रक को वो पर्सन खींच रहा था, तो खींचते वक्त उसको उसके एक्सटर्नल फोर्स को कौन से फ्रिक्शन ने अपोज किया, उसके एक्सटर्नल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपोज किया। आई होप स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारा अभी क्लियर हो चुका है। तो जैसा कि हमने देखा कि ट्रक को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो कम से कम 10 लोगों की जरूरत है। तो मतलब उसकी एक लिमिट है।
तो उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट है बेटा 10 पीपल फॉर एग्जांपल। तो जब 10 पीपल उसे खींचेंगे तब जो ट्रक है वो रेस्ट में से मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। the friction which generate after the friction which generate in the due to the motion of an object is called kinetic friction. The friction which generate due to the rest position of an object is called static friction. रोलिंग फ्रिक्शन जो है, मान लो अपने पास एक फुटबॉल है, हमने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल को किक करने के बाद फुटबॉल के वहीं पे रहता है क्या? थोड़ा सा आगे जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो रुकता है। क्यों? इसमें फुटबॉल रोल हो रहा है। तो फुटबॉल जब रोल हो रहा है तो उसका कांटेक्ट जो है वो सरफेस के साथ थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बट उसका जो फ्रिक्शन है इस केस में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रोल हो रही है और रोल होने की वजह से वो सरफेस के कांटेक्ट में लगातार आ रही है, इसकी वजह से उसका जो मोशन है वो मोशन थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो उसे अपन कहते हैं बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। ये हमें आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन स्टडी करना है। चाहो तो इसे पॉज करके नोट करूं, तब तक मैं पेन में अपनी इंक भरता हूं, ठीक है? चलो बेटा, अभी अपन कायदे से देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे टॉपिक को भी इरेज करता हूं ताकि हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिले और आपको भी थोड़ा बहुत स्पेस मिले, ठीक है? चलो पहले देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। पहले अपन काइनेटिक देखेंगे और स्टैटिक को, दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है, कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसको तुम अगर स्टडी करोगे तो आराम से तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम इजीली आ जाएगा, ठीक है? अभी देखो अपने पास एक ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, ठीक है? इस ब्लॉक का फॉर एग्जांपल इसका मास है बेटा 4m, ठीक है? और इसको क्या किया हमने, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो पहले तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या, इसको अगर हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इसका जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा आया, मतलब क्या, ये अपन ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इसको जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन अगर इस 10 न्यूटन से मैक्सिमम आया तो उस केस में ये 10 न्यूटन इस ब्लॉक को मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो फ्रिक्शन फाइंड किया है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब क्या, इसे अगर तुम्हें मोशन में लाना है तो वो जो अप्लाइड फोर्स है इसके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसका फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा आता है, मान लो 12 न्यूटन आता है, 14 न्यूटन आता है या फिर 16 न्यूटन आता है, तो उस केस में ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो उसकी वजह से इसका जो खुद का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है? अभी देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यस जो होता है, यफ के जो होता है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू के इंटू एन। म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कांस्टेंट होता है और एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना नॉर्मल रिएक्शन है उतना अपना फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ठीक है? तो एफ के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन के बराबर होता है। तो म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कांस्टेंट होता है। मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है चीजों को। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के इंटू एन होता है, और ये जो म्यू के है इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो हर चीज का कांस्टेंट होता है, ठीक है? ये सिर्फ नेचर, ऑब्जेक्ट के नेचर पर और मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होता है बेटा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है? एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन को डिपेंड करता है। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कांस्टेंट होता है, ठीक है? और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के नेचर पर और ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसके अलावा ये नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो मैंने आपको बोल दिया। अभी देखो मान लो अपनी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फॉर एग्जांपल जो म्यू के है वो हमें गिवन है, ठीक है? म्यू के है इसका 0.3 और म्यू एस है इसका फॉर एग्जांपल 0.2, और आपको कहा गया हो कि इसका फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करो, व्हाट फाइंड इट्स फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है, एफ आर लिखता हूं मैं, एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो पहली बात, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी, ऑब्वियसली तब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन इससे कम रहेगा, ठीक है, अगर म्यूएस को अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो पहले हम म्यूएस को कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर म्यूएस को अगर हम कैलकुलेट करें और अगर म्यूएस की वैल्यू इससे कम आ गई, मतलब हमारा अगर म्यूएस इससे कम आ गया, तो उस केस में क्या रहेगा बेटा? उस केस में अपना जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो मोशन में रहेगा, तब जाके हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 10 न्यूटन नहीं, हमने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया या फिर 40 न्यूटन का अप्लाई किया, आपको इसेंशियल जाए इसलिए मैंने वैल्यू चेंज करी, ठीक है। तो अब इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी सिंपल है, ये अपना फोर्स, ये अपना वेट mg 4mg नीचे आएगा, ठीक है, ये ऊपर क्या आएगा बेटा? अपना नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया? 4mg के। तो पहले अपन एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, और अगर मोशन में रहेगी तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। तो देखो एफ एस इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस क्या है? म्यू एस की वैल्यू बेटा 0.2 मल्टीप्लाई पर नॉर्मल रिएक्शन क्या बेटा? आपने 4g, ठीक है, इसको हम नहीं लिखते, अपन सिर्फ 4 लिखते, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय g, g की वैल्यू है 10, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या आया? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज एफ एस इज इक्वल टू आया बेटा 8 न्यूटन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो अपन ने फोर्स अप्लाई कितना किया? 40 न्यूटन। इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा 8 न्यूटन। मतलब अगर इसको तुम्हें मूव करना है तो मिनिमम 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन ने कितना फोर्स अप्लाई किया बेटा? अपन ने 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, अभी तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वो मोशन में है। तो यहाँ पर एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ के इज इक्वल टू आएगा बेटा अपना म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ के इज इक्वल टू आया बेटा अपना म्यू के इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू कितनी बेटा? 40। तो एफ के इज इक्वल टू कितना आया? 40 4 12, ये आ गया 12 न्यूटन। तो यहाँ पे 40 न्यूटन आगे जाएगा, 12 न्यूटन अपोज करेगा क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, इसका मतलब उसका स्टैटिक फ्रिक्शन अभी अप्लाई नहीं होगा, अभी ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं है, अभी पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो टोटल फोर्स कितना रहेगा? वो 40 न्यूटन से आगे जा रहा है और ये 12 न्यूटन से पीछे जा रहा है, मतलब अपना फोर्स क्या रहेगा बेटा? फोर्स रहेगा अपना 40 माइनस 12, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 10 में से 2 है 8 बजे, 3 में से 1 गया 2 बजे, तो 28 न्यूटन अपना फोर्स है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अपना फोर्स कितना है बेटा? फोर्स है अपना 28 न्यूटन, ठीक है, इंटू मास कितना है अपना 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू आया अपना 7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आई होप आपको स्टैटिक फ्रिक्शन भी समझ में आ चुका होगा और बेसिक सा क्वेश्चन था, इस पर से आपको काइनेटिक फ्रिक्शन भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी देखो बेटा, तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके बताया है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिविजुअली स्टैटिक फ्रिक्शन के दिए आते हैं और इंडिविजुअली काइनेटिक फ्रिक्शन के दिए आते हैं। तो जब तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हो तब तुम म्यू के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ म्यू एस के बारे में सोचो। बट जब तुम्हें म्यू के दिया गया हो तब तुम म्यू एस के बारे में मत सोचो, म्यू के बारे में सोचो। बट कई कंसेप्ट में म्यू एस भी अप्लाई करना पड़ता है और म्यू के भी अप्लाई करना पड़ता है। तो जो मेन कंसेप्ट थी वही मैंने तुम्हें डायरेक्टली समझा दी ताकि तुम्हारी जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और जो मेन कंसेप्ट है बेटा वो भी क्लियर हो जाए। तो मैं अभी तुम्हें 2 एग्जांपल सिर्फ काइनेटिक के बताऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल है जो जेई में भी आया हुआ सवाल था वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो तुम। चलो, अब ये क्वेश्चन है अपने पास, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। पहले से तुम जूम कर करके लिख रहे हो तो मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये देखो इतना बड़ा ब्लॉक है अपने पास, इसका मास है 10 kg का, ठीक है। इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया 20√2 न्यूटन इन द केस बाय मेकिंग सम एंगल 45 डिग्री
और ये जो है ये इंडिविजुअली काइनेटिक फ्रिक्शन का ये क्वेश्चन है। तुम्हें कह दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में, मतलब अभी स्टैटिक फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं है, अभी अपने पास प्योरली काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो फॉर एग्जांपल इसका जो म्यू के है वो है फॉर एग्जांपल 0.3, ठीक है, 0.3 इसका या फिर 0.4 इसका म्यू के है, और तुम्हें इसका फ्रिक्शन फोर्स F फाइंड करना है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तुम्हें दो चीजें फाइंड करनी है बेटा, इसका फ्रिक्शन फोर्स और इसका एक्सेलरेशन, तुम्हें ये दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अभी देखो पहले केस में हमने सीधी तरह से फोर्स अप्लाई किया था, बट अभी अपन ने सीधी तरह से फोर्स अप्लाई नहीं किया। अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने क्या किया बेटा, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके 45 डिग्री से इसको अपन ने पुलिंग का फोर्स अप्लाई किया, मतलब इसको अपन ने पुल किया 45 डिग्री से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एंगल है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और तुम्हें रिजॉल्व करना आता है, बार बार वही थोड़े से हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये देखो तुमने इसको ये यहाँ पे रिजॉल्व किया, ये हो जाएगा 20√2 cos थीटा दैट इज cos 45। इसको तुमने यहाँ पे रिजॉल्व किया, ये हो जाएगा 20√2 cos 45। ठीक है, तो देखो अभी ये अपना फॉरवर्ड फोर्स है और ये अपना नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड है और ये भी अपना अपवर्ड है। तो ये भी mg क्या है बेटा, डाउनवर्ड है 10g। ठीक है, 10g जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका मास 10g है, वो तो डाउनवर्ड है। ठीक है, अभी देखो बेटा 10 यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, अभी देखो ये जो अपना 10 है, आंख में क्या चला गया यार, देखो ये 10g डाउनवर्ड रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है और ये थीटा रहेगा, ये sin 45, ये sin 45 अभी अपवर्ड है। ये हो गया अपना FBD। ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 20√2 cos 45, ये इसे आगे पुल कर रहा है। इस 10g को अब कौन बैलेंस कर रहा है, 10g को अभी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस कर रहा है, अभी 10g को नॉर्मल रिएक्शन भी बैलेंस कर रहा है और 20√2 sin 45 भी बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम mg को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम mg को लिखेंगे mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा, क्योंकि ये f sin थीटा है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। इन दोनों फोर्सेस ने मिलके mg को बैलेंस किया है। तो mg कितना है अपना 10g, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, n कितना है बेटा अपना मालूम नहीं n। ठीक है, f sin थीटा कितना है बेटा अपना, f sin थीटा है अपना 20√2, ठीक है, इंटू sin 45। तो sin 45 की वैल्यू कितनी आती है, ये हो गया अपना 100 n प्लस 20, क्योंकि sin 45 की वैल्यू जो है वो है 20, सॉरी वो है 1/√2। तो 20 प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आया, नॉर्मल रिएक्शन आया अपना 80 के बराबर। ये हो गया अपना नॉर्मल रिएक्शन। आई होप नॉर्मल रिएक्शन 80 कैसे आया ये तुम्हें अभी समझ में आ चुका होगा। अभी देखो क्या करना है आपने को, अभी इसका काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा म्यू के इज इक्वल टू, यहां पर मैं 0.1 रखूं क्या, 0.1 रखता हूं। ठीक है, वो स्टैटिक में जा रहा था इसलिए मैंने 0.1 रखा, सॉरी ये 0.1 है। ठीक है, क्योंकि वो 0.4 से वो स्टैटिक में जा रहा था, तो 0.1 रख दिया। ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तुमको भी सर ये तो अभी स्टैटिक में आ गया, आपने काइनेटिक का नाम दिया और हमें स्टैटिक पढ़ा रहे हो, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बेटा मैंने इसको 0.1 रखा है। ठीक है, तो ये 20√2 क्या, ये भी क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे कौन सा फोर्स ने ले रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, तो तुम जानते हो कि 20√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 गेट्स कैंसिल, 20 न्यूटन का फोर्स इसे अभी आगे पुल कर रहा है। 20√2 का हमने अप्लाई किया था, पर अप्लाई करके लगा कितना, 20 न्यूटन लगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी देखो म्यू के इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एफ के इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ के इज इक्वल टू होगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है अपनी 0.1 और एन की वैल्यू कितनी है अपनी 80। तो एफ के इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 80 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 8 न्यूटन, इसीलिए मैंने 0.1 रखा। अगर यहाँ पर 0.4 रखता तो वो 32 होता। तो अपन ने 20 न्यूटन लगा दिया और 30 न्यूटन अपना काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। कैसे ऑब्जेक्ट मूव होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर अपना 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये 20 न्यूटन फॉरवर्ड का फोर्स है। तो टोटल फोर्स कितना रहेगा तुम जानते हो, टोटल फोर्स कितना है बेटा
टोटल फोर्स इज इक्वल टू 20 माइनस 8, दैट इज F इज इक्वल टू 20 में से 8 गए, कितने बचे रहे? 12। ठीक है, तो अपना जो फोर्स है बेटा वो 12 न्यूटन अपना फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्या है बेटा? अपना 12 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। तो ये अपन ने पहला अपना काम कर दिया। दूसरा काम तुम जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है? 12, मास कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो 12/10, that is A is equal to 6/5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो इसे पॉज करके अभी नोट करना है। ये अपनी पुल की केस थी, अभी हमें इसी के बेस पे पुश की केस स्टडी करनी है इन द केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पहले ही मैंने तुम्हें पहले ही एग्जांपल से बता दिया, वैसा ही करना है। अब ये काइनेटिक का, पुश का और पुल का केस अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट केस है जिसे हम स्टडी करेंगे, और उसके बिहाफ पे अपन 2 क्वेश्चन को आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। आई होप हो गया आपका। ठीक है, हो गया सर, हो गया, बट तुम्हारा अभी बहुत काम बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, जब कोई चीज खत्म होती है तभी उसकी शुरुआत होती है। जैसे कि जब तुम 11th में अभी अभी आए हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बट लास्ट तक जो रुकता है वही जो है वही टिकता है। तुम्हें लास्ट तक रुकना है, लास्ट तक टिकना है, और हमें हमारा गोल जो है उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो और ऐसा कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल एग्जाम है ये, बहुत सिंपल एग्जाम है। बस तुम्हें इसे वक्त देना पड़ेगा। अगर तुम इसे टाइम नहीं दोगे ना बेटा, तो तुम मतलब इसे टाइम दे नहीं दोगे ना, तो ये भी तुम्हें टाइम नहीं देगी। नीट का क्या है, नीट को जेई को तुम जितना भी टाइम दोगे उतना तुम्हारा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। अगर तुमने उसे उतना इसेंशियल टाइम ही नहीं दिया, तुम अपने स्नैपचैट पे, तुम अपने इंस्टाग्राम पे, तुम अपने फेसबुक पे, तुम फ्री फायर पे, तुम पबजी पे, और जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे अगर तुम दिन रात लगे हो, तो फिर कैसे चलेगा बेटा? चैटिंग भी तो कर, अब हमें चैटिंग भी तो करनी है, तो उससे थोड़ा सा बाहर पढ़ो और इस यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, मतलब यूज करो, ऐसा नहीं कर रहा कह रहा कि यूज मत करो, यूज करो, बट थोड़ी देर के लिए यूज करो, ज्यादा देर इसका यूज करो, क्योंकि ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, अभी हमने क्या किया, ये अपना ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक फ्रिक्शन ही अपन स्टडी कर रहे हैं। ये अपना सरफेस है, रफ सरफेस, दिस इज वेरी रफ सरफेस। ठीक है, ये इसका मास कितना लेते हैं अपन? 5 kg। ठीक है, इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है बेटा अपना 0.2 न्यूटन। अपन ने अभी पुल का केस किया था, अभी अपन पुश का केस देखेंगे। इसको जो है 40√2 न्यूटन के फोर्स से अपन ने इसको 45 डिग्री के एंगल पे इसे क्या किया बेटा? पुश किया। तो ये तो पहली केस जो थी अपनी पुल की केस थी, अभी ये अपनी पुश की केस है। तो जब तुम्हें पुश की केस आए तो क्या करना? कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे फॉरवर्ड करना, इस तरह से। मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको ऐसे फॉरवर्ड करो इस तरह से, तो ये 40√2 यहाँ पे आ जाएगा। एंगल चेंज नहीं होता। ठीक है, एंगल 45 ही रहेगा, जो एंगल है अपना 45 ही रहेगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे जो कंपोनेंट है एक रहेगा हॉरिजॉन्टल और एक रहेगा वर्टिकल। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल ऐसा रहता है, वर्टिकल ऐसा रहता है। ये रहता है अपना F cos थीटा, मतलब 40√2 cos 45। ये रहेगा अपना 40 और 40√2, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्या सर कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं यार, कंफ्यूज नहीं करो। ठीक है, 40√2 cos 45, सॉरी sin 45, फिर इसे कंफ्यूज, ये cos थीटा, ये sin थीटा। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लो, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आराम से पढ़ाया मैंने। ये हो गया अपना cos 45 डिग्री, ये हो गया अपना sin 45 डिग्री। तो जब पुश की केस होती है तब तुम्हें ये अप्लाई करना पड़ेगा, जब पुल की केस होती है तब तुम ये अप्लाई करोगे, ये यहाँ पे ऐसे अप्लाई करोगे। ठीक है, ये sin 45, ये cos 45। तो यहाँ पर अपना फोर्स कितना है? 40√2 cos 45 न्यूटन जो है ये इसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना 40 न्यूटन। तुम जानते हो बेटा cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, √2 गेट्स कैंसल। यहाँ पर भी क्या रहेगा बेटा अपना 40 न्यूटन। तो अगर तुम इसका FBD बनाओगे तो mg जो है 5g डाउनवर्ड आएगा, 40 न्यूटन जो है वो भी डाउनवर्ड आएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन बेटा वो अपवर्ड जाएगा। मान लो इसका जो म्यू के है
म्यू के है इसका फॉर एग्जांपल 0.1 न्यू 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, या फिर 0.2 देखो, मैंने पहले 0.2 लिखा था, अभी भी 0.2 लिखा है, डोंट वरी, ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, अभी 5G भी डाउनवर्ड है और 40 न्यूटन भी डाउनवर्ड है, तो 40 प्लस 5G को ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे अपन 5G मतलब 50 प्लस 40, आई होप यू अंडरस्टैंड। 5G मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है अपना 90 न्यूटन। और यफ के क्या होता है, यफ के होता है बेटा म्यू के इंटू एन। तो यफ के अगर हम फाइंड करें तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट इज एफ के इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ये अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है, बट ये टोटल फोर्स थोड़ी है। तो टोटल फोर्स कितना रहेगा, 40 न्यूटन माइनस 18 न्यूटन, तो फोर्स इज इक्वल टू होगा अपना 40 माइनस 18। एफ इज इक्वल टू होगा बेटा अपना 14 में से 18 गए, कितने बचे रहे, 14 में से 18 गए 22 बचे, ठीक है। ये हो गया अपना 22 न्यूटन का फोर्स। यही से अपन एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 22 इज इक्वल टू मास कितना है रे 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा 22 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हो सके तो इसे सॉल्व करो, 5 4 का 20 पॉइंट दिया, 2 बचे 20 हो गए, 5 4 का 20। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 4.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो पहली थी पुल की केस, अभी है पुश की केस। बट तुम्हें कमेंट में एक बात मुझे बतानी पड़ेगी कि पुश ज्यादा इजियर है या पुल ज्यादा इजियर है। अब ये तुम पे डिपेंड है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ कि पुश ज्यादा इजियर है या पुल ज्यादा इजियर है। फिलहाल इसे पॉज करके नोट करो। चलो बेटा, अभी अपने पास दूसरा क्वेश्चन है। ये 10 kg का मास है, जिसको अपन ने 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके ऐसे पकड़ के रखा है। और इस केस में तुम्हें फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है और इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तुम्हें दो चीजें फाइंड करनी है, फोर्स और इसका एक्सेलरेशन। तुम्हें पहले म्यूस की भी वैल्यू दी गई है और म्यू के की भी वैल्यू दी गई है। तो तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये रेस्ट में है या फ्रिक्शन में है। तो रेस्ट में है या फ्रिक्शन में है, तुम कैसे चेक करोगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले म्यूएस को कंसीडर करके तुम्हें पता मतलब तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा कि ये रेस्ट में है या मोशन में। तो अगर अपना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आता है इस 10 के न्यूटन से, तो ये जो है अपना फ्रिक्शन फोर्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी। अगर कम आता है तो वो मोशन में रहेगी। तो ये जो 10 kg का, अभी ये जो 10 kg का मास है, इसको अपन ने 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो क्या सवाल ये है कि 80 न्यूटन इसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। 80 न्यूटन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये जो 10 है वो नीचे आना चाहती है, ये जो 10 जी है इसका फोर्स डाउनवर्ड है और ये 10 जी इस सरफेस के कांटेक्ट में। तो ये 10 जी इस सरफेस के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये 10 जी और ये सरफेस इन दोनों में फ्रिक्शन रहेगा। तो ये जो 10 जी है ये इसे आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल 10 जी का है, ये तो उसे सिर्फ स्टेबल कर रहा है। तो अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो 80 न्यूटन ने इसको पकड़ के रखा है, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोज रहेगा। क्योंकि हमें जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसमें हमें क्लियरली बताया गया है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो 80 न्यूटन ने उसको पकड़ के रखा है, नॉर्मल रिएक्शन उस पर 80 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो हमें हमारी नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू मिल गई है। अभी हमें सिर्फ फाइंड करना है, अभी चेक करना है कि वो रेस्ट में या मोशन में है। तो कैसे चेक करेंगे, एफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपना म्यू एस इंटू एन। तो एफ एस कैसे आएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई बाय न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है बेटा अपना 80। तो अगर एफ एस इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 80 करे तो वो आ जाएगा अपना 32 न्यूटन। मतलब स्टैटिक फोर्स कितना है अपना 32 न्यूटन। मतलब ये 10 kg जो है इस सरफेस से 32 न्यूटन के स्टैटिक फोर्स से चिपका हुआ। तो इसे अगर तुम्हें मूव करना है तो 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका फोर्स जो है वो सिर्फ 10 जी है, ठीक है। अपना कितना है बेटा 32। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगी, ये रेस्ट में। कितना है इसका
32 न्यूटन। ये कितना है अपना 10 जी मतलब कितना 100। ठीक है, तो ये कौन से मोशन में है? अब ये काइनेटिक में है, तो काइनेटिक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा काइनेटिक? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन है अपना 80। तो एफ के इज इक्वल टू आया बेटा अपना 8 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना आया अपना? टोटल फोर्स इज इक्वल टू 100 माइनस 8 दैट इज एफ इज इक्वल टू 92 न्यूटन। और आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 92 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a इज इक्वल टू 9.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स एक्सेलरेशन है वो 9.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आ चुका होगा। चाहो तो इसे पॉज करके बेटा नोट कर सकते हो।